हेलो एवरीवन। आज के समय में हमारे समाज में सरकारी नौकरी का कितना ज़्यादा महत्व है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। आपके पास कितनी भी बड़ी डिग्री हो, कितना भी ज़्यादा नॉलेज हो, जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगती है तब तक जीवन महत्वहीन सा लगता है। खासकर अपने बिहार में यहाँ गरीबी ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन कम है, अधिकांश आबादी गाँवों में रहती है, लगभग 88.7%। तो यहाँ सरकारी नौकरी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। एक नए ट्रेंड के अनुसार आईआईटी, आईआईएम जैसे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लोग भी बीपीएससी के थ्रू गवर्नमेंट जॉब पाना चाह रहे हैं। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो चुका है, सीटें कम हैं, 1000 से भी कम सीटें हैं, स्टूडेंट्स 6 लाख से ज़्यादा शामिल होने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आज के टाइम में। सीटें 1000 से कम है तो बीपीएससी लगभग 10 गुना यानी 10,000 लोगों को ही पीटी में क्वालिफाई करेगी। बाकी 6 लाख में से 5,90,000 से ज़्यादा लोग प्रीलिम्स में असफल ही होंगे। बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम प्रीलिम्स के फेल लोगों में आपका नाम शामिल नहीं हो, सफल लोगों में आपका नाम शामिल हो, इसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, अधिक से अधिक टेस्ट पेपर को सॉल्व करना होगा। आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़िए। एग्ज़ाम से पहले तक मैं आपको 100 टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो निश्चित रूप से करवा ही दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज मेरे पास पटना के एक इंस्टीट्यूट के इंग्लिश मीडियम के टेस्ट सीरीज़ का एक टेस्ट बुकलेट है। इसमें 150 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 150 में से 140 क्वेश्चन जनरल स्टडी के हैं और इसी 140 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डू नॉट टच द बॉर्डर ऑफ द 3 कंट्रीज। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं ये चारों स्टेट से कौन कौन से कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं। तो वेस्ट बंगाल से 3 कंट्रीज बॉर्डर शेयर करते हैं, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। यानी कितने कंट्री? 3। सिक्किम से 3 कंट्रीज, नेपाल, भूटान एंड चाइना। 3 कंट्री। अरुणाचल प्रदेश से भूटान, चाइना एंड म्यांमार, इससे भी 3 कंट्रीज, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। आसाम से 2 कंट्रीज, बांग्लादेश एंड भूटान, इससे 2 कंट्रीज, बांग्लादेश एंड भूटान। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डू नॉट टच द बॉर्डर ऑफ 3 कंट्रीज। 3 कंट्री से बॉर्डर कौन सा टच नहीं करता है? तो आसाम नहीं टच करता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन, बीड़ ताबिल व्हिच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड बिटवीन व्हिच 2 कंट्रीज। तो यदि आप मैप को देखेंगे तो ये जो रीजन है बीड़ ताबिल, ये पड़ता है इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर के बीच में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ए में है थाल घाट मुंबई एंड नासिक के बीच में, ये सही है। पाल घाट केरला एंड तमिलनाडु के बीच, ये भी सही है। भोर घाट मुंबई एंड पुणे के बीच, ये भी सही है। दीफू पास म्यांमार एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच, ये भी सही है। तो इनमें से चारों सही है, तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन ई यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इधर रिवर दिया गया है, कहाँ से ओरिजिन होती है वो जगह दिया गया है। तो ए में कह रहा है नर्मदा अमरकंटक हिल से निकलती है, बिल्कुल सही है, अमरकंटक हिल से ही निकलती है नर्मदा। कावेरी क्या ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है? ये भी सही है, निकलती है ब्रह्मगिरी हिल से। कृष्णा क्या त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? नहीं, कृष्णा त्र्यंबकेश्वर से नहीं निकलती है। कृष्णा वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से, याद रखिए, कृष्णा वेस्टर्न घाट के महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा रिवर। तो त्र्यंबकेश्वर से कौन निकलती है? त्र्यंबकेश्वर जो है नासिक में स्थित है और यहाँ से गोदावरी रिवर निकलती है। त्र्यंबकेश्वर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी रिवर निकलती है, गोदावरी। लूनी क्या अरावली से निकलती है? बिल्कुल सही है, अरावली से ही निकलती है।
तो इसमें से 3 सही है, ए, बी एंड डी, सी गलत है। क्वेश्चन कर रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, सी ऑप्शन में करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ यूक्रेन इज द लुहांस्क रीजन लोकेटेड। तो ये 2 जो टर्म आए थे न्यूज में, 2 रीजन, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। यदि आप मैप देखें, यूरोप का मैप देखिएगा, तो यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट, जहाँ पे यूक्रेन एंड रसिया का बॉर्डर है, वहीं पे ये दोनों रीजन हैं, लुहांस्क एंड डोनेट्स्क। तो ये किधर है, वेस्ट ईस्टर्न पार्ट में है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग ब्लैक सॉइल। द लैक ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन इज फाउंड इन दिस सॉइल। यस, ये ऑप्शन सही है। ब्लैक सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है, सो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। सॉइल इज ऑल्सो सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट। यस, ये भी सही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेगुर सॉइल। यस, ये भी सही है। दिस सॉइल इज फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द हिल्स ऑफ द अरावली। नहीं, ये पाया जाता है डेक्कन प्लेटू में, सो ये सही नहीं है। बाकी तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन इसमें से आ रहे हैं, सो ऑप्शन ई यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटेंशन ऑफ नेशनल वाटरवे NW2 इज फ्रॉम। ये कहाँ से कहाँ तक, इलाहाबाद टू हल्दिया नहीं, कोट्टापुरम टू कोलम नहीं, काकीनाडा टू पुडुचेरी नहीं, सदिया टू धुबरी है। ये ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। इलाहाबाद टू हल्दिया कौन सा नेशनल वाटरवे जाता है, तो NW1 इलाहाबाद टू हल्दिया जाता है, NW1। कोट्टापुरम टू कोलम कौन सा जाता है, NW3 नेशनल वाटरवेज 3। काकीनाडा टू पुडुचेरी कौन सा जाता है, ये जाता है NW4। इसे भी याद रखें, और ये है NW2। तो इन चारों ऑप्शंस को याद रखें, किसी भी रूप में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये फिर रिपीट मैं करता हूँ, इलाहाबाद टू हल्दिया को जोड़ता है नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, कोट्टापुरम टू कोलम को जोड़ता है नेशनल वाटरवेज 3, काकीनाडा टू पुडुचेरी को जोड़ता है नेशनल वाटरवेज 4 एंड सदिया टू धुबरी को जोड़ता है ये नेशनल वाटरवेज 2। सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलज। सतलज और ब्यास के संगम पे इनमें से कौन सा स्थित है, हरिके वेटलैंड्स या डल लेक या सांभर लेक या पुलिकट लेक। ये नहीं है, डल लेक भी नहीं है, सांभर लेक भी नहीं है। हरिके वेटलैंड्स जो है सतलज एंड ब्यास के संगम पे स्थित है, सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेस्पेक्ट टू बिहार। ऑप्शन ए, द एरिया ऑफ बिहार इज अबाउट 2.86% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। यस, बिल्कुल ये सही है, 2.86% ही है। ऑप्शन बी, द मैक्सिमम लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज 345 किलोमीटर। यस, ये सही है। ऑप्शन सी, द मैक्सिमम लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट 438 किलोमीटर। नहीं, ये उलट गया है, 483 किलोमीटर है, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया गया है। यहाँ पे 483 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट लंबाई। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, एवरेज हाइट एबव सी लेवल इज 173 फीट। ये भी सही है। तो गलत कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी, इसी को हमें चूज करना था, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट ऑफ बिहार। तो चारों ऑप्शंस में जो दिए गए हैं कैनाल प्रोजेक्ट, उसके कंस्ट्रक्शन के ईयर को सबसे पहले हम जान लेते हैं।
त्रिवेणी कैनाल, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1904 में। कोसी कैनाल, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1965 में। सोन कैनाल, इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1876 टू 1877 के बीच में। तो ये सबसे ओल्डेस्ट कैनाल है। बूढ़ी गंडक कैनाल कब कंस्ट्रक्ट हुआ था? 1968 में। तो सबका ईयर आप जान गए। सबसे ओल्डेस्ट कैनाल कौन सा है? सोन कैनाल। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ बिहार 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट विथ हायर सेक्स रेशियोज, गोपालगंज, बिल्कुल सही है ये। गोपालगंज का लिंग अनुपात सबसे हाई है, सेक्स रेशियो सबसे हाई है। ऑप्शन बी, डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट सेक्स रेशियो, मुंगेर है, ये भी सही है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट अर्बनाइजेशन परसेंटेज, पटना, ये भी सही है। डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट अर्बनाइजेशन परसेंटेज, शिवहर, नहीं, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज के मामले में समस्तीपुर है। समस्तीपुर में लोवेस्ट और अर्बनाइजेशन पाया जाता है। लेकिन शिवहर में सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन पाया जाता है। शिवहर में सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन पाया जाता है, लेकिन सबसे कम अर्बन परसेंटेज पॉपुलेशन जो पाया जाता है वो पाया जाता है समस्तीपुर में। सो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। चूज कौन सा करना था? नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये डी करेक्टली मैच्ड नहीं है। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द वेस्टर्न घाट डज नॉट एक्सटेंड? तो गुजरात में इसका एक्सटेंशन मिलता है, महाराष्ट्र में भी मिलता है, तमिलनाडु में भी मिलता है, लेकिन राजस्थान में वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन नहीं है। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए में दिया है प्रोजेक्ट टाइगर, क्या 1973 में आया था, बनाया गया था? यस, ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, यस, ये भी सही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था? 1972 में, यस। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2006 में नहीं बना था, ये 2002 में बना था, 2002 में। और इसी एक्ट के बेसिस पे बनाया गया था नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 में बनाया गया था, इसे भी याद रखें। सो करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट दी बधवाना वेटलैंड इज लोकेटेड? कहाँ पे है? तो बधवाना वेटलैंड जो है वो लोकेटेड है गुजरात में, राइट ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, रिसेंटली फोर्ब्स हैज रिलीज द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। हु इज द फर्स्ट प्लेस इन दिस लिस्ट? तो फर्स्ट प्लेस मिला था मैककेंजी स्कॉट को, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। कमला हैरिस को सेकेंड प्लेस मिला था, सेकेंड स्थान। नेक्स्ट, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ व्यास सम्मान फॉर द ईयर 2021? तो ये हैं असगर वजाहत फॉर महाबली प्ले। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द टारगेट हैज बीन सेट टू कंप्लीट द स्मार्ट सिटी मिशन बाई? कब तक टारगेट रखा गया? 2023 तक टारगेट रखा गया, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज ओन द डेविस कप टाइटल ऑफ 2021? तो ये ऑप्शन इसमें रसिया, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, विच पुलिस स्टेशन इन इंडिया हैज बीन रैंक्ड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर द ईयर 2021? तो बेस्ट पुलिस स्टेशन की रैंकिंग की गई है सदर बाजार दिल्ली पुलिस स्टेशन को। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड 2021? तो एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड 2021 दो लोगों को मिला, कोंकणा सेन शर्मा एंड
अमृता सुभाष। सो इसमें जो चारों ऑप्शन में से अमृता सुभाष सही है, सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ आसाम्स हाईएस्ट ऑनर आसाम वैभव। तो ये है रतन टाटा, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज गॉट द स्टेटस ऑफ फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी। फर्स्ट गार्बेज फ्री सिटी का स्टेटस मिला है बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट को, सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, पैनेक्स 21 इज ए मल्टीनेशनल डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, इट वाज कंडक्टेड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कंडक्ट किया जाता है बिम्स्टेक के द्वारा, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, रिसेंटली ऑपरेशन गंगा हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो यूक्रेन में फंसे हुए मेडिकल के स्टूडेंट्स और इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनेस्को। तो यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नाओमी कवासे को नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, with which company the Ministry of Rural Development has signed an agreement for the empowerment of self-help group। तो ये साइन किया गया था फ्लिपकार्ट के साथ, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंक्लूडेड इन द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, IDEA। ये स्टॉकहोम में स्थित एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा को नियुक्त किया गया है इसके एडवाइजरी बोर्ड में, सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, सी इज ए चेंज मेकर कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड बाई, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये स्टार्ट किया गया था 7 दिसंबर 2021 को बाई नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया हैज बिकम फर्स्ट इन फूड सप्लायर कंट्री फॉर अरब कंट्रीज बाई ओवरटेकिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये बना था ब्राज़ील को ओवरटेक करके, सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, Which country has recently approved the euthanasia device SARCO for painless death, euthanasia device। यह है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन which district of बिहार was the आयुर्वेदा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो ये नालंदा में सेलिब्रेट किया गया था, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर वाज द इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल 2021 ऑर्गेनाइज्ड। तो ये कुरुक्षेत्र में ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट, विच सिटी हैज टॉप्ड अमॉन्ग द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज टू लिव इन द वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो ये है सबसे जो महंगा जो शहर है, सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, वो इजराइल का कैपिटल तेल अवीव है, सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, क्रिकेटर एजाज पटेल हु वाज इन न्यूज रिसेंटली प्लेज फॉर विच कंट्री। तो ये न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हाट इज रुद्रा विच वाज इन न्यूज रिसेंटली। तो ये है एक इंडिजिनस सर्वर है, इसे लॉन्च किया था इंडियाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने। ये कंट्री का फर्स्ट इंडिजिनस सर्वर है, सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर न्यूज़पेपर हॉकर्स पेपर बॉय। तो
उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि यदि किसी न्यूज़पेपर हॉकर को नेचुरल डेथ होता है तो उसे 1 लाख रुपया दिया जाएगा, यदि एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उसे 2 लाख रुपया मिलेगा। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, वेयर द कंट्रीज फर्स्ट ओपीडी इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हैज बीन लॉन्च्ड। तो ये लॉन्च किया गया है दरभंगा के राज महारानी रामेश्वरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इन दरभंगा। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, बिहार 5th एक्सप्रेसवे गोरखपुर टू सिलीगुड़ी विल नॉट पास बाई विच डिस्ट्रिक्ट एमॉन्ग द फॉलोइंग। इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर टू सिलीगुड़ी जाएगा और ये बिहार के 10 डिस्ट्रिक्ट से होकर के पास करेगा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं ये? गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया एंड किशनगंज। ये गया से होकर के पास नहीं करेगा। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। इन सब से होकर के ये पास करेगा, क्योंकि गया साउथ बिहार में पड़ता है और ये एक्सप्रेसवे बिहार के नॉर्थ पोर्शन से होकर के गुजरेगा। नेक्स्ट, एज पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021 to 2022 व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज का कितना है इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो ये है 19.5%। बिहार के स्टेट जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 19.5% है, प्राइमरी सेक्टर का 19.2% है एंड टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर का 61.2% है। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो है बी है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच ईयर द प्रोविजन ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इज अप्लीकेबल इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ बिहार। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ओबीसी का रिजर्वेशन जो प्रभावी हुआ था वो 2006 से लागू हुआ था एंड अर्बन बॉडी लोकल बॉडी में अर्बन इंस्टीट्यूशन में 2007 से। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। तो ये है गीता गोपीनाथ। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ अनवेल्ड ए 5 pounds वैल्यू क्वाइन टू कमेमोरेट द लाइफ एंड लीगेसी ऑफ महात्मा गांधी। तो वो कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, इटली हैज़ स्टार्टेड इट्स फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन इंडिया एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये स्टार्ट हुआ है फनीधर जो कि गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए सिग्नेटरी टू द अब्राहम एकॉर्ड। कौन से कंट्री है सिग्नेटरी इसके? तो सबसे पहले आप जानिए कि ये अब्राहम एकॉर्ड है क्या। यहूदी एंड इस्लाम ये 2 रिलीजन है जिसका ओरिजिन एक ही माना जाता है, इसको अब्राहमिक रिलीजन माना जाता है। तो इजराइल एंड अरब देशों के बीच में के जो ये झगड़े हैं, फसाद हैं, जो कन्फ्लिक्ट चलता है उसको ख़त्म करने के लिए एक पीस डील साइन की गई थी। सबसे पहले इस पीस डील पे इजिप्ट 1994 में साइन किया था, यानी इजराइल एंड इजिप्ट के बीच में जो पीस डील साइन हुई थी वो हुई थी 1994 में। और हाल ही में साइन हुई है UAE, बहरीन एंड इजराइल के बीच में। तो अभी तक इजराइल के साथ 4 कंट्रीज ये पीस डील साइन कर चुके हैं। कौन कौन? UAE, इजिप्ट एंड बहरीन इजराइल के साथ। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ कांगो बेसिन, नो, इंटरनेशनल ग्रुप अगेंस्ट पायरेसी। ये ऑप्शन सही है। दरअसल में जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट ये एक डील साइन किया गया है
आर्म्स रोबरी एंड पायरेसी को वेस्टर्न इंडियन ओशियन से ख़त्म करने के लिए, यानी वेस्टर्न इंडियन ओशियन में जो पायरेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है एंड आर्म रॉबरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट साइन किया गया था। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, which of the following state was awarded as the best training state for वन धन योजना by the government of India in August 2021? तो यह इसमें से राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी नागालैंड। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड माइटोसिस इन एनिमल सेल? तो ये डिस्कवर किए थे वाल्थर फ्लेमिंग ने। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन विच लिटरेचर अंग राज्य वाज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो अंग राज्य का मेंशन फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो हुआ था अथर्ववेद में। अथर्ववेद ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। ये अंग राज्य का जो कैपिटल हुआ करता था वो था चंपा। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, वेयर डिड द फाउंडर ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी हैड इस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल? तो शिशुनाग वंश ने अपना कैपिटल वैशाली में इस्टेब्लिश किया था। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड अशोका विजिट लुम्बिनी आफ्टर हिज कोरोनेशन? राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद अशोक जो है लुम्बिनी गए थे? तो 20 वर्षों के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द त्रिरत्न प्रोपाउंडेड बाय जैनिज्म? जैनिज्म के त्रिरत्न में कौन इसमें से शामिल नहीं है? राइट नॉलेज ये है शामिल, राइट फेथ ये भी शामिल है, राइट कंडक्ट ये भी शामिल है, राइट डेडिकेशन ये जैनिज्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो नॉट इंक्लूडेड हमें चूज करना है। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स लिबरेटेड बिहार फ्रॉम द सोवेरेनिटी ऑफ तिब्बत? तो ये है आदित्य सेन। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच डायनेस्टी बुद्धिस्ट स्कॉलर संत रक्षिता एंड आतिश दीपंकर वेंट टू तिब्बत? ये दोनों पाल वंश के शासनकाल में, पाल डायनेस्टी के टाइम में तिब्बत गए थे। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच रूलर ऑफ बिहार वाज डिफीटेड बाय इल्तुतमिश नियर तेलियागढ़ी? तेलियागढ़ी के निकट इल्तुतमिश द्वारा बिहार का कौन सा रूलर डिफीट हुआ था, पराजित हुआ था? तो इल्तुतमिश ने तेलियागढ़ी के निकट हिसामुद्दीन इवाज को हराया था। हिसामुद्दीन इवाज। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रिंस टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? 1621 में जहांगीर ने शहजादा परवेज को बिहार का गवर्नर अपॉइंट किया था। शहजादा परवेज को किसने? जहांगीर ने 1621 में, 1621 एडी में। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी नवाब ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफ़र के सन मीरन को, मीर जाफ़र के पुत्र मीरन को रॉबर्ट क्लाइव ने अपॉइंट किया था डिप्यूटी नवाब ऑफ बिहार के रूप में। डिप्यूटी नवाब ऑफ बिहार के रूप में किसे अपॉइंट किया गया था? मीरन को। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु प्रपोज टू सेपरेट बिहार फ्रॉम बंगाल एंड ऑर्गेनाइज इट एज ए न्यू प्रोविंस इन दी बिहार रीजनल कॉन्फ्रेंस 1908? तो बिहार के रीजनल कॉन्फ्रेंस 1908 में मोहम्मद फ़खरुद्दीन ने बंगाल से बिहार को अलग करके एक नए स्टेट बनाने का प्रपोजल रखा था। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विथ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना?
1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना दो लोगों ने मिल करके किया। कौन? सचिंद्र नाथ सान्याल एंड बंकिम चंद्र मित्रा ने। सो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द बिहार प्रोविंशियल बोर्ड इस्टेब्लिश टू ऑपरेट द एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट इन बिहार? तो 6 नवंबर 1932 को एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट चलाने के लिए बिहार प्रोविंशियल बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। बिहार प्रोविंशियल बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया था और पटना में इसका एक कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया था, जिसके जनरल सेक्रेटरी थे अमृतलाल बी ठक्कर। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। कब एस्टेब्लिश किया गया था? 6 नवंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ नोवेल हम यहाँ थे? ये जो है हम यहाँ थे नोवेल, ये न्यूज में क्यों रहा? हम यहाँ थे नोवेल को राजस्थान के एक राइटर हैं मधु ककड़िया, इन्होंने लिखा है और के बिरला फाउंडेशन ने 2021 के 31st बिहारी अवार्ड के लिए इनको चुना। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है और इसीलिए ये न्यूज में रहा, चर्चा में रहा। नेक्स्ट, कलरव उत्सव वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार ऑन 15 to 17 जनवरी 2021। What was the total budget of this 3-day bird festival? ये बिहार का फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल था कलरव, जिसका आयोजन 15 to 17 जनवरी 2021 के बीच किया गया। कहाँ पे किया गया? ये जमुई के नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में किया गया था और इसमें टोटल जो खर्च हुए, इसका टोटल जो बजट था वो था 85 lakhs। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हेन वाज द प्रोसेस ऑफ बजट प्रिपरेशन फॉर चिल्ड्रेन स्टार्टेड इन बिहार? तो 2013 to 14 में स्टार्ट हुआ, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल लेंथ अप्रॉक्स ऑफ द प्रोपोज्ड पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? तो फर्स्ट फेज में इसे 31.39 किलोमीटर ही बनाया जाएगा, 31.39 किलोमीटर, तो अप्रॉक्स जो हो जाएगा वो 31 किलोमीटर। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन बिहार? तो दो लोगों को स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। वे दो लोग हैं फूलचंद्र चौधरी एंड त्रिपुरारी शरण। ये IAS हैं और ये रिटायर्ड जज हैं। सो यहाँ पे दोनों सही है, ऑप्शन ई राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, इन द संगम एज मनरम वाज? संगम युग में राजा देश का प्रधान होता था तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अधिकारी भी था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था, यानी राजा जिस कोर्ट में मामलों की सुनवाई करता था उसे मनरम कहा जाता था। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इल्तुतमिश इज ट्रू? ही डिस्ट्रॉयड तुर्कान चिहलगामी? नहीं, इल्तुतमिश ने इसे शुरू किया था 40 सरदारों का एक ग्रुप, बलबन ने इसे खत्म किया था। सो ये राइट नहीं है। ही इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम? हाँ, इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस इसने किया था। ही इश्यूड प्योर अरबिक कॉइन्स? यस, ये भी सही है। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? हाँ, हालांकि कह सकते हैं कि ये कंप्लीट करवाया था, लेकिन अंतिम रूप से फाइनली कंप्लीट कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। सो इसको मान सकते हैं सही कुछ हद तक। सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है इसमें। सो ई ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अर्ज ए ममलिक वाज द हेड ऑफ विच डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? तो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट, व्हाट वाज द लैंड गिवन टू द फैमिलीज ऑफ द डेड हु डिस्प्लेड गैलेंट्री इन बैटल इन द विजयनगर एम्पायर कॉल्ड। तो विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रत्त कोड़गे कहा जाता था। रत्त कोड़गे। विजयनगर साम्राज्य में सेनानायकों को दी जाने वाली भूमि को अमरम कहा जाता था। सेनानायकों को दी जाने वाली भूमि अमरम। और कुटागी क्या है? जो जमींदार स्वयं अपनी भूमि पर खेती न करके किसी दूसरे को दे देते थे उनको कहा जाता था कुटागी। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन सी सही है। शौर्य दिखाने वाले लोगों को जो जमीन दी जाती थी उनके परिवारों को उसे रत्त कोड़गे कहा जाता था। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट अमॉन्ग द 12 डिसिपल्स ऑफ रामानंदा। तो रामानंद के टोटल 12 डिसिपल्स यानी शिष्य थे, उनमें से 2 फीमेल्स थीं। उनके शिष्यों में रैदास, रविदास यानी रैदास शामिल थे, पीपा, सेन, यहाँ तक कि कबीर भी शामिल थे। ये शंकर देव शामिल नहीं थे। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट वर्क्स डन बाय अकबर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीन-ए इलाही इन 1582, ये सही है। दीन-ए इलाही की स्थापना उन्होंने 1582 में किया था, सही है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना इन 1575, ये भी सही है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू लाहौर, लाहौर जो राजधानी स्थानांतरित किया था अकबर ने 1571 में नहीं 1585 में किया था। तो 1571 में क्या किया था? 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था उन्होंने। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। डी में कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी इन 1562, ये सही है। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी में दिया गया ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू लाहौर, ये सही मैच नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ इंडियाज रियल नेम वाज जेम्स आंड्रे ब्राउन रामसे। जेम्स आंड्रे ब्राउन रामसे किस गवर्नर जनरल का रियल नाम था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी का रियल नाम। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंडेड विथ द ट्रीटी ऑफ लाहौर। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंडेड इन मार्च 1846, मार्च 1846 with the Treaty of Lahore. Under this, King Dalip Singh presented to the British all the territories and forts of the southern region of Satluj and Beas rivers. So, option D right option है यहाँ पे। Next, who among the following lead the Paika rebellion 1817? पाइका जो थे, पाइक, वो ट्रेडिशनल फुट सोल्जर्स ऑफ उड़ीसा थे। उड़ीसा के ट्रेडिशनल फुट सोल्जर्स थे। और ये पाइका जो रिबेलियन हुआ था वो बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था, लीडरशिप में हुआ था। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु गेव द स्लोगन देयर इज नो गॉड, नो कास्ट, नो रिलीजन फॉर ऑल मैनकाइंड। तो वो हैं श्री नारायण गुरु के शिष्य सहोदरन अय्यप्पन। सहोदरन अय्यप्पन ने वो स्लोगन दिया था। इसमें से राइट ऑप्शन सी है। इनके शिष्य ये नहीं दिए थे, श्री नारायण गुरु नहीं दिए थे, इनके शिष्य सहोदरन अय्यप्पन दिए थे ये स्लोगन, देयर इज नो गॉड, नो कास्ट, नो रिलीजन फॉर ऑल मैनकाइंड। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द इंडियन लीग इन 1875। तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो जिस समय स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसी दौरान 15 अगस्त 1906 को
15 अगस्त 1906 को द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? हर्टॉग कमेटी 1932 में इस्टेब्लिश की गई थी, नहीं, ये 1929 में इस्टेब्लिश की गई थी। एजुकेशन के डेवलपमेंट से रिलेटेड ये कमेटी है। सैडलर कमीशन 1917 में, सही है। हंटर एजुकेशन कमीशन 1882, ये भी सही है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, सही है। गलत कौन सा है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ AITUC? तो सबसे पहले तो जानिए ये AITUC क्या है। इसका मतलब होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये इस्टेब्लिश हुआ था 1920 में और इसके फर्स्ट सेक्रेटरी लाला लाजपत राय थे। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ YB चौहान एंड नाना पाटिल? तो 17 में इनके नेतृत्व में पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी और ये लॉन्गेस्ट रनिंग गवर्नमेंट थी। और कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी पैरेलल गवर्नमेंट? बलिया में इस्टेब्लिश हुई थी चीतू पांडे के नेतृत्व में, और बंगाल के तुमलुक में जातीय सरकार यानी कास्ट गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। 17 में YB चौहान एंड नाना पाटिल के नेतृत्व में पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, विथ रेस्पेक्ट टू हुम डिड जवाहरलाल नेहरू सेड that acceptance of it was to pave the way for the division of India into uncertain parts? इसका मतलब ये रहा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा था, क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था, क्रिप्स प्रपोजल के बारे में कहा था। गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहे थे गांधी जी। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, हु पब्लिश्ड वंदे मातरम मैगजीन फ्रॉम पेरिस? तो यह है मैडम भीखाजी कामा ने पब्लिश किया था इस मैगजीन को। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु रोट द बुक द फिलोसॉफी ऑफ द बम? तो इसको लिखा था भगवती चरण बोहरा ने चंद्रशेखर आज़ाद के अनुरोध पर। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है, फिलोसफी ऑफ बम। नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज द साल्ट मार्च फ्रॉम कालीकट टू पोयानूर ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह? तो वो थे के केलप्पन। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, Who among the following was sentenced to imprisonment in the कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस? तो कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस में कई लोगों को इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस सुनाया गया था, सज़ा दी गई थी, कारावास की सज़ा दी गई थी। इनमें से हैं नलिनी गुप्ता, SA डांगे, शौकत उस्मानी, ये सभी लोग शामिल थे। सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1906? वंदे मातरम वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सेशन? नो। 1896 के कलकत्ता सेशन में इसे गाया गया था पहली बार। सो ये ऑप्शन सही नहीं है। द फर्स्ट स्प्लिट ऑफ कांग्रेस टुक प्लेस, ये 1907 सूरत में हुआ था स्प्लिट, ये भी गलत है। द वर्ड स्वराज वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, यस। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस सेशन में के प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में इस वर्ड का यूज किया था, स्वराज वर्ड। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, Which of the following subjects is not included in 29 subjects of 11th schedule? तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि 11th शेड्यूल क्या है। ये
11th शेड्यूल जो है पंचायत से रिलेटेड शेड्यूल है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा? 73 1992 में। इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? 243 से 243 तक, 243 से 243 तक है इसमें आर्टिकल्स। इसमें शामिल कौन सा नहीं है? फिशिंग इंडस्ट्री ये शामिल है, ड्रिंकिंग वाटर ये भी शामिल है, लाइब्रेरी शामिल है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ये पंचायत का सब्जेक्ट नहीं है, लोकल बॉडी का सब्जेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट? पहली बार लोकपाल बिल को 1968 में शांति भूषण के द्वारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। लोकसभा से इसे 1969 में पास भी कर दिया गया था, 1969 में पास भी कर दिया गया था, लेकिन ये राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था। बाद में अन्ना हजारे आंदोलन के बाद में फाइनली ये पास हुआ। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। सबसे पहले 1968 में इसे लोकसभा में लाया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रिटर्न ऑफ द ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, बिल्कुल ऑर्डिनरी बिल को वो रिकंसिडरेशन के लिए लौटा सकते हैं, तो ये सही है। डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा को डिजोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। इशू ऑफ एन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, ये तीनों सही है। चौथा देखते हैं, रिटर्निंग मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है विथ प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से अनुमति लेकर के ही लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो प्रेसिडेंट मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच 3 लैंग्वेजेज वेयर एडेड टू द 8th शेड्यूल अंडर द 71st अमेंडमेंट एक्ट? तो 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, इन 3 लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत 4 अदर लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। वो कौन कौन से हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, इन 4 को ऐड किया गया। टोटल कितने हैं अभी? 22 लैंग्वेजेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में। सो 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किसे जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बी रिमूव्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? नो, चीफ जस्टिस का क्या रोल है वहाँ पे? बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? नो, ओनली प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे नहीं हटाया जा सकता। बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय ए 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द लोकसभा? नो, स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ये राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, who was the chairman of the advisory committee on fundamental rights and minorities set up by the constituent assembly? तो वो थे सरदार पटेल, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। थोड़ा सा और हम डिटेल में जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कौन कौन सी कमेटी का गठन किया था और उसके प्रेसिडेंट कौन लोग थे। तो सबसे पहले संघ शक्ति कमेटी, इसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके भी प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, सरदार पटेल थे उसके प्रेसिडेंट।
ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर अंबेडकर थे। प्रोसीजर रूल्स कमेटी, इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कमिटी टू नेगोशिएट विथ द स्टेट्स, इसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। और स्टीयरिंग कमेटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो कमेटी के प्रेसिडेंट रहे, प्रोसीजर रूल्स कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी, ये भी जान जाइए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, नहीं। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, नहीं, ये सबको मिलता है, वो इंडियन सिटीजन हो या फॉरेनर हो। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी सबको मिलता है, सिटीजन हो या फॉरेनर हो, सबको मिलता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये ओनली सिटीजन को मिलता है। सिटीजन के लिए तो नौकरियां तो है नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो फॉरेनर्स को कैसे दिया जाएगा? ये ओनली इंडियन सिटीजन्स को मिलता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल पर्पस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इज। PIL जो है 1980s के दशक में इसको शुरू किया गया था। इसके सूत्रधार माना जाता है जस्टिस PN भगवती को, उन्होंने ही इसे शुरू करवाया था। अब स्टेटमेंट पढ़ करके देखते हैं कि कौन सही है कौन नहीं सही है। रियलाइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सही है। प्रोटेक्शन द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सही है। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बिल्कुल सही है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो अपने केस को कोर्ट में लड़ नहीं सकते, अपनी समस्याओं को कोर्ट के पास नहीं ले जा सकते हैं, उनके लिए ये सही है PIL। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस फॉर सोशली वीकर सेक्शंस, बिल्कुल ये सही है। तो ये चारों स्टेटमेंट, चारों ऑप्शंस इसमें सही आ रहे हैं, A, B, C एंड D। तो चारों जब ऑप्शन सही है तो मोर देन करेक्ट ऑप्शंस E ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट द लॉज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू से वंचित नहीं किया जा सकता है वैसे कानून जो 9th शेड्यूल में शामिल किए गए हैं। किस केस में? IR कोहेलो केस 2007। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9th शेड्यूल में ही आप क्यों न कानून बना करके डाल दीजिए, वो जुडिशियल रिव्यू उसका भी होगा। सो ऑप्शन A राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ऑप्शन ए में दिया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट एलोंग विथ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। बिल्कुल, प्रेजेंट में अपना डेवलपमेंट तो करें, साथ ही में बचा करके रखें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, उसी को कहा जाता है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नो, सोशल डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन नो, ह्यूमन डेवलपमेंट नो, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन स्टार्टेड? 2007 में इसे स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन विच ईयर इट वाज डिसाइडेड बाय RBI टू एडॉप्ट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉर रिफॉर्म इन फाइनेंशियल सेक्टर? तो बासेल नॉर्म के अकॉर्डिंग RBI ने इसे अप्रैल 1992 में इंट्रोड्यूस किया था। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ गांधीयन प्लान वाज प्रेजेंटेड बाय whom? The idea of Gandhian plan was presented by Sriman Narayan Agrawal in 1944. In this plan, emphasis was given on the development of agriculture sector, a small scale and cottage industries. So option B is right option, Sriman Narayan Agrawal.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स डू नॉट कम अंडर कैपिटल गेन्स? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर इसमें से कौन नहीं आता है? डेप्ट रिकवरी ये आता है, कैपिटल गेन के अंतर्गत आता है। डिसइन्वेस्टमेंट ये भी आता है। इंटरनल मार्केट बोरोइंग ये भी कैपिटल गेन कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत ही आता है। इंटरेस्ट रिसिप्ट्स ये कैपिटल गेन या कैपिटल रिसिप्ट के अंतर्गत नहीं आता है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, नॉट कम अंडर कैपिटल गेन्स। ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द लेंस इज मेजर्ड बाई? कैंडेला, केल्विन, रेडियंस, डायोप्टर में मेजर किया जाता है। पावर जो होता है 1/4 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जब मीटर में हम लेते हैं तो पावर का यूनिट हो जाता है डायोप्टर। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी, इसका वैल्यू होता है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻11 बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इफ द ग्रेविटेशनल इफेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल then at equilibrium the pressure is the same at every point in the fluid, whose rule is this? तो ये रूल है पास्कल्स का लॉ है। इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंटेनर है, कोई भी कंटेनर जिसमें फ्लूइड रखे गए हैं और यदि ग्रेविटी को हम नेग्लिजिबल मान लें तो इस पॉइंट पर का जितना प्रेशर होगा उतना ही यहाँ का होगा, उतना ही यहाँ का होगा, उतना ही यहाँ का, हर जगह का प्रेशर इक्वल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे वाले लेयर पे दबाव ऊपर वाला लेयर ही तो डालता है ना, उसका वेट डालता है। तो वेट को जो ही हम नेग्लिजिबल मान लेंगे तो वो तो दबाव डालेगा नहीं, तो प्रेशर एवरीवेयर सेम रहेगा। एक बात और जान जाइए आप यहाँ पे कि कंटेनर का शेप कोई भी हो, यदि हम ग्रेविटी को नेग्लिजिबल मान लेंगे तो कंटेनर के हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा। लेकिन यदि ग्रेविटी को कंसीडर कर लें तो कंटेनर का शेप कुछ भी हो, जैसे ये मैं बनाया हुआ हूँ, इस शेप का ये कंटेनर है, यहाँ पे ये इस शेप का कंटेनर है, यहाँ पे एक सुराही के शेप का कंटेनर है और ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, कोई फ्लूइड, तो सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है। ये भी पास्कल का लॉ है। इस लेवल पे यहाँ एक पॉइंट आएगा, इस लेवल पे यहाँ एक पॉइंट आएगा, सेम लेवल पे इस लेवल पे जहाँ भी होगा वो प्रेशर सेम होगा। यहाँ का जो प्रेशर होगा वहीं यहाँ का होगा, वहीं यहाँ का होगा, जो प्रेशर यहाँ का होगा वहीं यहाँ का होगा और वहीं यहाँ का होगा। सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, इक्वल रहता है, कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। ये भी पास्कल का ही लॉ है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है, पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फर्स्ट सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड दैट द अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स? मतलब ये रहा कि कौन सा साइंटिस्ट पहली बार ये कहा कि सन स्थिर है, अर्थ उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। अर्थ स्थिर नहीं है, सन उसके चारों तरफ रिवॉल्व नहीं कर रहा है। किसने कहा था? यानी सोलर सिस्टम के सेंटर में अर्थ नहीं है, सन है। किसने कहा था? सबसे पहले कोपरनिकस ने इसे कहा था और गैलीलियो को तो बाद में इसको ज़िंदगी भर के लिए सज़ा भी दी गई थी, उन्हें ज़िंदगी भर जेल में भी रहना पड़ा था। पहली बार कोपरनिकस ने कहा था, दूसरी बार जब गैलीलियो कहे तो वो जेल में रहे। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन नॉट प्रोपेगेट इन वैक्यूम? वैक्यूम में कौन सा वेव प्रोपेगेट नहीं कर सकता है? तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वेव कितने प्रकार के होते हैं। तो वेव जो है वो दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल
ये दो टाइप के वेव होते हैं। मैकेनिकल वेव किसे कहते हैं? जिसके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है उसे मैकेनिकल वेव कहा जाता है। मतलब मैकेनिकल वेव के प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। और नॉन मैकेनिकल वेव किसे कहा जाता है? जिसके प्रोपेगेशन के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, उसको नॉन मैकेनिकल वेव कहा जाता है। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वे सभी नॉन मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल क्या हो सकता है? जो हम लोग बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, साउंड, ये एक मैकेनिकल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वेव ऑन स्ट्रिंग, रस्सी पे जो वेव चलता है वो भी एक मैकेनिकल वेव है। और नॉन मैकेनिकल वेव का कौन सा एग्जांपल होगा? तो नॉन मैकेनिकल वेव जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो नॉन मैकेनिकल वेव के एग्जांपल हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल वेव है, ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और रेडियो वेव को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत किसको पड़ती है? साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साउंड की ज़रूरत पड़ती है। तो वैक्यूम में साउंड वेव प्रोपेगेट नहीं कर सकता है। सो राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सुपर कंडक्टिविटी? सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कवर किया था कैमरलिंग ओन्स ने। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको जानिए आप। देखिए, किसी भी मेटल कहें या किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को जब हम डिक्रीज करते हैं, कंडक्टर के टेम्परेचर को जब हम डिक्रीज करेंगे तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करते करते जाएंगे कंडक्टिविटी इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, करते करते यानी रेसिस्टेंस डिक्रीज होते चला जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टाइम में उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो जब रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही मैक्सिमम हो जाएगी और तब वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाएगा। और ये फिनोमिनन जो है सुपर कंडक्टिविटी कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैलकुलेटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ ए सब्सटेंस? ये बीपीएससी में पूछा भी गया है क्वेश्चन। मोमेंटम और वेलोसिटी का रेशियो निकालिए आप। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम पी बाई वेलोसिटी निकालना है। अब पी क्या होता है? पी तो इटसेल्फ एम भी होता है। एम भी बाई भी कीजिए, भी से भी कट गया, बचा क्या? एम बचा। एम मतलब मास, मास मतलब हिंदी में द्रव्यमान बचा। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा, मास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इधर फिजिकल क्वांटिटीज़ दी गई हैं, इधर उसका एसआई यूनिट दिया गया है। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन का यूनिट यही होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट क्या? न्यूटन होता है, बिल्कुल सही है, न्यूटन ही होता है। प्रेशर का यूनिट क्या? पास्कल होता है, पास्कल ही होता है। मोमेंटम का यूनिट क्या? न्यूटन पर मीटर होता है? नहीं, मोमेंटम का यूनिट न्यूटन पर मीटर नहीं होता। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल टू एम भी होता है ना। तो एम का हो गया केजी, अभी का हो गया मीटर पर सेकेंड, यानी मोमेंटम का यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट है? न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन का यूनिट है, सरफेस टेंशन। इसी की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से ही कोई भी ड्रॉप स्फेरिकल शेप की होती है। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मोमेंटम का यूनिट न्यूटन पर मीटर नहीं होता, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस कहिए, वोल्टेज कहिए, उसको मेजर करने वाला वोल्ट मीटर होता है। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यूट्रॉन इज ट्रू? इट वॉज डिस्कवर्ड बाई जेम्स चैडविक, बिल्कुल 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। कब? 1932 में, सही है। इट इज़ ए न्यूट्रल पार्टिकल, बिल्कुल
न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, सही है ये भी। इट्स मास इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन, बिल्कुल सही बात है, प्रोटॉन के मास के इक्वल इसका मास होता है, ये सही है। इट्स मास इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नहीं, मैं तीनों का मास यहाँ पे लिखता हूँ, कंपेयर कर लीजिए। प्रोटॉन का जो मास होता है 1.6, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672, 3 डिजिट तक मैं ले रहा हूँ, इंटू 10⁻³ kg ये होता है। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास 1.674, देखिए 2 डिजिट तक सेम है, यहाँ 3rd डिजिट में 2 है, प्रोटॉन के मास में, न्यूट्रॉन के मास में 4 आ रहा है, इंटू 10⁻27 -27 kg, दोनों में 10⁻27 kg ही होता है। तो इस तरीक़े से देखिए तो न्यूट्रॉन का मास जो है स्लाइटली ज़्यादा है प्रोटॉन के मास से, यानी न्यूट्रॉन स्लाइटली हेवियर होता है प्रोटॉन के मास से। अब जरा इलेक्ट्रॉन का मास देख लीजिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास से बहुत ही छोटा होता है, लगभग 1836 to 37 टाइम्स लाइटर होता है मास का इलेक्ट्रॉन का मास, यानी इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1837 गुना छोटा होता है, कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन लाइटर पार्टिकल है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हेवियर पार्टिकल है। तो डी जो ऑप्शन दिया गया है, इट्स मास इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास इक्वल होते ही नहीं हैं। न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 से 1837 गुना ज़्यादा है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे, डी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन ए बी एंड सी तो सही है, तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पूछा गया है। कह रहा है क्या कि मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो गलत है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स, ये गलत है। द डेंसिटी ऑफ मेटल इज हाई, ये सही है, मेटल की डेंसिटी जनरली हाई होती है। मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल, बिल्कुल सही बात है। मेटल्स के को पीट करके पतला चादर बनाया जाता है, सीट बनाया जा सकता है। मेटल से पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं, बनाए जाते हैं। तो मेटल्स जो है डक्टाइल भी होते हैं, मैलिएबल भी होते हैं। सो ये भी सही है। मोस्ट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ये भी सही है। तो इसमें से बी सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन ए गलत है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो 3 यहाँ से इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स सही आ रहे हैं। तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है, ई ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, द डेसिबल यूनिट इज यूज टू मेजर, डेसिबल साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। कुछ समय पहले मस्जिदों से होने वाले अजान को लेकर के बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उस समय ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितना परमिसिबल डेसिबल लिमिट है, ये सब बातें बहुत ही चर्चा में रही थी। तो साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए डेसिबल यूनिट का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ पर्ल इज कैल्शियम ऑक्साइड, नो। मैग्नीशियम कार्बोनेट, नो। कैल्शियम सल्फेट, नो। कैल्शियम कार्बोनेट होता है मेन कंपोनेंट पर्ल का, CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोडिफेरा, नो। प्लांट्स एंड एनिमल्स, नो। एगिल्स एंड मोलुसा, नो। मोलुस्का, नो। एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, इसके बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है पेरिपेटस। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। प्लेग,
पास्टेरुला पेस्टिस से होता है, यस ये होता है। हुपिंग कफ बार्डेटेला पेर्टुसिस से होता है, यस ये भी सही है। कोलेरा ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है, नहीं। कोलेरा यानी हैजा जो होता है ये होता है विब्रियो कोलेरी से, विब्रियो कोलेरी से कोलेरा यानी हैजा रोग होता है। इससे कौन सा रोग होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम से कौन सा? सिफिलिस होता है, ये सिफिलिस याद रखिए। गोनोरिया जो होता है नेइसेरिया गोनोरिया से होता है, सो ये भी सही है। करेक्टली मैच कौन सा नहीं हो रहा है? तो ये सी ऑप्शन में जो दिया गया है ये करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कन्वर्ट्स पॉलीपेप्टाइड्स इनटू एमिनो एसिड? तो वो एंजाइम है इरेप्सिन। इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट? तो वो है मेडुला ऑब्लिगेटा, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी स्पेशली द ग्रोथ ऑफ बोन्स? तो वो हार्मोन है एसटीएच हार्मोन। इसके एक्सेस से इंसान का हाइट बहुत बड़ा हो जाता है और डेफिशिएंसी से इंसान का हाइट बहुत छोटा रह जाता है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज हेल्पफुल इन मेकिंग सिल्क एंड स्पाइडर थ्रेड? तो वो है फाइब्रोइन, फाइब्रोइन प्रोटीन है, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रेन, मीट, फिश एंड एग्स? तो इसमें विटामिन B1 भी पाया जाता है, B6 भी पाया जाता है, सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन ई सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 120 क्वेश्चन है, 120। विच एनिमल हैज न्यूक्लियस इन देयर आरबीसी? देखिए आरबीसी में जनरली न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन कैमल के आरबीसी में एंड लामा के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें से दोनों सही है, ए एंड बी, सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ई सही हो। नेक्स्ट, हु रोट द बुक फिलोसॉफिक जूलॉजिक? फिलोसॉफिक जूलॉजिक बुक को किसने लिखा? लामार्क ने लिखा, लैमार्क ने, सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी एंड रियरिंग ऑफ ग्रासेस कॉल्ड? तो घासों के अध्ययन एवं पालन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, डाइबैक डिजीज इन लेमन इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट? नींबू में डाइबैक डिजीज किसकी कमी से होता है? तो वो होता है कॉपर की कमी से, तांबे की कमी से, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज? ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो जान जाइए कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने बॉन्डिंग एंड कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो होते हैं 10, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन वो होते हैं 4। और बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है, डिवाइडेड बाई 2 यानी 6/2 यानी 3। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? ऑप्शन बी सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अंट स्टिंग यानी चींटी के डंक में क्या मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, जिसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है? यस, यही एसिड पाया जाता है, मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड कहिए, यही पाया जाता है, सही है। ग्रेप में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, सही है। रेंसिड बटर में
रेंसिड बटर में सिट्रिक एसिड नहीं पाया जाता है। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? ऑरेंजेज एंड लेमन में पाया जाता है, और संतरा और नींबू में पाया जाता है। तो रेंसिड बटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसमें पाया जाता है ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। रेंसिड बटर में ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। विनेगार में एसिटिक एसिड पाया जाता है, सही है। सो कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? ऑप्शन सी में दिया गया करेक्टली मैच्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड, इधर सब्सटेंस दिया गया है, प्रोसेस यूज्ड इन इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन इधर दिया गया है। क्या स्टील का प्रोडक्शन जो होता है हैबर प्रोसेस के थ्रू होता है? नहीं, स्टील का प्रोडक्शन जो होता है वो हैबर प्रोसेस के थ्रू नहीं होता है, यह बेशेमर प्रोसेस के थ्रू होता है, बेशेमर मेथड के थ्रू होता है। तो ये तो करेक्टली मैच्ड नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बेशेमर मेथड से? नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है वो कंटैक्ट मेथड से होता है। क्या अमोनिया का प्रोडक्शन जो है कंटैक्ट मेथड से होता है? नहीं, अमोनिया तो हैबर प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है मैच्ड। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का प्रोडक्शन लेब्लांक प्रोसेस से होता है, यस, पहले इसी से होता था। सो ये करेक्टली मैच्ड है, बाकी तीनों मैच्ड नहीं है। बाकी सब मैं एक्सप्लेन कर ही दिया, इसे भी याद रखिए, किसी रूप में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा लाइम ग्लासेस? सोडा लाइम ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में किसका यूज होता है? सोडियम कार्बोनेट का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी होता है, सिलिका का इसका भी होता है, इन तीनों का होता है। तो सोडा लाइम ग्लास का यूज कहाँ होता है? सोडा लाइम ग्लास का यूज होता है ट्यूबलाइट में, बोतल बनाने में, लेबोरेटरी के इक्विपमेंट बनाने में। सो यहाँ पे मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, सो ऑप्शन ई राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो लोकेटेड एट? तो द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो is located in Vienna. Vienna. It was established in 1966. 1966. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोमोट इंडस्ट्रियल बेस फॉर द प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। सो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक विच कैन बी पेड एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक हुज स्टेटमेंट इज दिस? मतलब ये रहा कि राज्य का नीति निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP एक ऐसा चेक है जिसका पेमेंट बैंक के इच्छा पे डिपेंड करता है, बैंक के इच्छा के अनुसार होगा। ये स्टेटमेंट जो है ये KT शाह का है, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलिप्स कर्व रिलेटेड टू, किसको रिलेट करता है? तो ये इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट को रिलेट करने वाला कर्व है, सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच 5-year प्लान राष्ट्रीय महिला कोष वाज एस्टेब्लिश? तो राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था, 1993 में, और उस समय 5th ईयर प्लान चल रहा था, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशीला देवी अवार्ड 2021 वाज गिवन रिसेंटली टू whom? तो ये अवार्ड अनुकृति उपाध्याय को दिया गया उनके नोबेल कित्सुगी के लिए, सो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ दी वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल हेल्ड? तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड बाई मुंबई प्रेस क्लब? तो ये अवार्ड दिया गया है दानिश सिद्दीकी को। वो दानिश सिद्दीकी एक इंडियन फोटो जर्नलिस्ट थे जो कि
तालिबान लड़ाकों द्वारा अफगानिस्तान में मार दिए गए। सो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे, दानिक सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टेस्ट फ्रीजिंग मेथड इन विच नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इज। क्रायोजेनिक फ्रीजिंग इज द फास्टेस्ट फ्रीजिंग मेथड that uses either liquid nitrogen or liquid carbon dioxide. So option C is right option here, cryogenic freezing. Next question, in which district of Bihar is the तुतलेश्वरी भवानी टेम्पल लोकेटेड। तो यह है रोहतास में स्थित है। ये एक एंशियंट और फेमस देवी माँ का मंदिर है। सो ऑप्शन डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ महेंद्र प्रसाद हु पास्ट अवे रिसेंटली। महेंद्र प्रसाद का नाम इतना चर्चा में क्यों रहा? इसलिए क्योंकि ये एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स के ऑनर थे और राज्यसभा के मेंबर भी रहे। ये जहानाबाद के रहने वाले थे। सो जहानाबाद के ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लान्ड मैनपुरी एंड काकोरी कंस्पिरेसी। तो इसको प्लान किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक इन सर्च ऑफ गांधी। तो इसको रिचर्ड एटनब्रो ने लिखा था, रिचर्ड एटनब्रो। सो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये रहा इंग्लिश मीडियम के टेस्ट सीरीज के इस बुकलेट के 140 क्वेश्चंस का डिस्कशन। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 67th री एग्ज़ाम में आपको सफल बनाने में आपकी बहुत मदद करेगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट बुकलेट के क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।